सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के एक खास सेगमेंट जिसका नाम है साप्ताहिक एमसीक्यू। इसमें डेली करंट अफेयर्स के जो वीडियो मैं आप तक पहुंचाता हूं उसमें कवर किए गए टॉपिक से अर्थात करंट अफेयर्स के टॉपिक से कुछ एमसीक्यू अर्थात मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बनाकर मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जिनको सॉल्व करके आप ये चेक कर सकते हैं कि आखिर करंट अफेयर के टॉपिक पर आपकी पकड़ कितनी मजबूत हुई है, करंट अफेयर के टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। यह जो पूरा प्रोग्राम है आपके प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण। तो आइए हम बात करते हैं अपने साप्ताहिक एमसीक्यू पर। कुछ प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, उनको ध्यान से पढ़िए और धैर्यपूर्वक जवाब दीजिए। पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह है 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस के रूप में क्यों मनाया जाता है। अब आप कहेंगे तो 17 जुलाई की घटना नहीं, यह दरअसल इसका संबंध किसी संगठन से है, किसी चीज से है जो अभी करंट अफेयर्स में बना हुआ था। तो अब आपको बताना है कि आखिर 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस के रूप में क्यों मनाया जाता है। 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प, इस दिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना हुई थी। दूसरा, इस दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार घोषणा पत्र 1948 को जारी किया था। तीसरा जो विकल्प है, इस दिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। चौथा, इस दिन कन्वेंशन 182 का अनुसमर्थन किया गया था। कोई एक विकल्प है जो इसके कारण अर्थात 17 जुलाई को इस दिवस के रूप में मनाए जाने का कारण है और अभी चर्चा में वो बना हुआ था, तो आपको उसी का पता लगाना है। पहला विकल्प जो देखें तो अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि इस दिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना हुई थी। यह गलत है। यह हुआ था 26 जून 1945 को, और इस तरह से 26 जून 1945 को जब इसकी स्थापना हुई थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, तो अपने आप ये गलत हो गया। दूसरा विकल्प है, इस दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार घोषणा पत्र 1948 को जारी किया था। जी नहीं, यह 17 जुलाई को नहीं हुआ था, यह 10 दिसंबर 1948 को हुआ था। यह भी गलत हो गया। तीसरा है, इस दिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। ये बिल्कुल सही है। 17 जुलाई 1998 को रोम संविधि पर हस्ताक्षर हुआ था और उसी के तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना हुई थी और उसी के संदर्भ में हम वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस के रूप में मनाते हैं। तो आंसर क्या होगा? सी। वहीं जो डी विकल्प है कि इस दिन कन्वेंशन 182 का समर्थन किया गया था, जी नहीं, यह जो कन्वेंशन 182 है इस पर हस्ताक्षर हुआ था 17 जून 1999 को, प्रभावी हुआ था वर्ष 2000 में। तो इस तरह से ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। आंसर क्या होगा हमारा? तीसरा, सी विकल्प।
अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वो है आईसीसी का मुख्य काम क्या है, आपको बताना है। पहला विकल्प है ड्रग्स तस्करी को रोकना, दूसरा है बच्चों एवं बच्चियों से बलात् श्रम करवाने वालों को रोकना, तीसरा है सीमा विवाद का निपटारा करना, चौथा है नरसंहार, युद्ध अपराध या मानवता के विरुद्ध अपराध करने वालों के विरुद्ध मुकदमा दायर करना। अब आपको बताना है कि आखिर यह क्या है और क्यों चर्चा में बना हुआ। तो अगर आपने इसका उत्तर ढूंढ लिया होगा तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी है। आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है कि इसकी जो स्थापना की गई थी यह इसलिए की गई थी ताकि राज्य या उसका कोई संगठन जैसे पुलिस है, कोई सेना है या उसका जो है कि कोई इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी है वह किसी भी व्यक्ति के मानवाधिकार का उल्लंघन ना करे। अगर वह ऐसा करता है कोई संगठन, कोई व्यक्ति, कोई ग्रुप, तो उस पर क्या हो मुकदमा दायर किया जाएगा। और इसी के लिए क्या हुआ था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना की गई थी। यह जो फोर्स में आया था वह आया था 1 जुलाई 2002 को और जैसा कि मैंने ऊपर बताया इसके लिए हस्ताक्षर हुआ था रोम संविधि पर 17 जुलाई 1998 को। तो इसमें जो है कि आपका जो डी विकल्प है वह क्या है सही। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है कि अमेरिका ने अपने आप को कौन कौन सी संस्थाओं एवं एग्रीमेंट से बाहर कर लिया। विकल्प है यूनेस्को, दूसरा ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन, तीसरा WHO और चौथा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। अब आपको क्या करना है कूट का चयन करना है और कूट में क्या है उपरोक्त सभी। बी विकल्प है 1 और 3, सी विकल्प है 1 2 4, डी विकल्प है 1 और 4। अब आपको बताना है कि अमेरिका ने आखिर इसमें से कौन सी संस्थाओं या एग्रीमेंट से खुद को बाहर किया है। एक एक करके अगर हम विचार करें विकल्प जो हमारे ABCD हैं तो हमें इसमें दिखेगा उपरोक्त सभी भी एक विकल्प है और यही क्या है सही है। जी हाँ, जब से डोनाल्ड ट्रंप जो है कि सत्ता में आए हैं उनका उद्देश्य यही है कि अमेरिका को उन एग्रीमेंट या संस्थाओं से बाहर कर देना जो उनके हितों के अनुसार कार्य नहीं करते, या दूसरे संदर्भों में कहें कि जिनके साथ उनके तनाव हैं उनसे अमेरिका ने अपने आप को बाहर कर लिया। तो जितने ये नाम लिखे हैं सबसे अमेरिका ने अपने आप को बाहर कर लिया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हाल ही में चर्चा में क्यों बना हुआ था। पहला विकल्प अमेरिका ने इसकी फंडिंग को स्थगित कर दिया है, दूसरा विकल्प अमेरिका ने इसके सदस्यों को अपने यहाँ प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है और सदस्यों एवं कर्मचारियों की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है, तीसरा अमेरिका ने उइगर समुदाय के मुद्दे पर चीन के ऊपर केस दायर करवाया है, चौथा इसने अर्थात इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एल सल्वाडोर के ऊपर केस दर्ज किया है। अब आपको बताना है कि आखिर किस वजह से अभी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट चर्चा में बना हुआ था। तो यह बना हुआ था आपका जो बी विकल्प है, अमेरिका ने इसके सदस्यों को अपने यहाँ प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है और साथ ही साथ जो अमेरिका में उसके सदस्य थे उनके कर्मचारियों की संपत्ति को फ्रीज कर दिया। इसी के कारण जो है कि पूरे वैश्विक समुदाय ने अमेरिका की काफ़ी आलोचना की और यह कहा कि यह तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ही नहीं अन्य संस्थाओं के महत्व को कम करने का यह जो है कि एक प्रयास है डोनाल्ड ट्रंप का, जो कि किसी भी तरह से लोकतांत्रिक नहीं है। तो आपका जो बी विकल्प है यही क्या है सही। आगे बढ़ते हैं कि संविधान के किस भाग में उच्च सदन एवं निम्न सदन शब्द का प्रयोग किया गया। विकल्प है भाग 5, भाग 6, भाग 7 और डी है कोई भी नहीं। अब आपको बताना है कि आखिर उच्च सदन और निम्न सदन शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया है संविधान में। ये जितने भी आप प्रश्न देख रहे हैं सभी पर मैंने क्या किया है डिटेल वीडियो बनाया है और उन्हीं से मैंने ये प्रश्न बनाया है। तो आपके लिए अगर आपने वीडियो देखा होगा, टॉपिक को ध्यान से सुना होगा, काफ़ी ईजी प्रश्न होगा। इसका जो सही आंसर है वह है डी कहीं भी नहीं। अर्थात संविधान के किसी भी भाग में कहीं पर भी उच्च सदन और निम्न सदन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इसके स्थान पर शब्द यूज किया गया है लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि अगर देखिए उच्च सदन और निम्न सदन एक तरह का डिवाइडेशन दिखाई देता है, यह ऐसा इसमें नहीं किया गया। इसीलिए आप संविधान में अगर खोजेंगे तो आपको जो मूल संविधान है उसमें कहीं भी आपको उच्च सदन और निम्न सदन नहीं मिलेगा। ये दूसरी बात है कि हम लोकसभा को निम्न सदन बोल देते हैं या राज्यसभा को उच्च सदन बोल देते हैं, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और वह है 17वां का प्रभाव संसद के समक्ष लाए गए विधायी प्रस्ताव या विधेयक पर क्या पड़ता है, यह आपको बताना है। पहला विकल्प, प्रस्ताव या विधेयक 17वां की वजह से समाप्त हो जाते हैं। दूसरा, विधेयक या प्रस्ताव पर 17वां का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा विकल्प, प्रस्ताव या विधेयक को पुनः प्रस्तुत करना होता है। चौथा, सरकारी विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन गैर सरकारी प्रस्ताव या विधेयक समाप्त हो जाते हैं। अब आपके लिए जो प्रश्न है काफ़ी ईजी है, क्योंकि इस पर तो मैंने हर वीडियो की तरह इस पर भी काफ़ी डिटेल में बात की थी, और चूंकि ये पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है जो कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट होता है, तो आपके लिए काफ़ी आसान है। अगर आपने आंसर ऑप्ट किया है बी तो बिल्कुल सही है। विधेयक या प्रस्ताव पर 17वां का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सत्र चल रहा था, वो समाप्त हो गया, दोबारा सत्र बैठेगा, दोबारा सेशन कोई आएगा, उसमें फिर से बातचीत की जाएगी। तो इस तरह से बी आंसर इसका सही है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला विकल्प है, इसका उद्देश्य हाल के किसी सार्वजनिक महत्व के मामले पर ध्यान आकर्षित करना होता है। बी विकल्प, स्थगन प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार करना पीठासीन अधिकारी के विवेक पर निर्भर है। सी विकल्प, इसके तहत 1 साल तक के पुराने मुद्दे को ही उठाया जा सकता है। डी विकल्प, इसके तहत उठाए गए मुद्दे का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध भारत सरकार से होना चाहिए। तो अब देखिए, जो 4 विकल्प हैं, इन 4 विकल्पों में कोई एक विकल्प क्या है, गलत है। तो अगर इसका सही आंसर आप ढूंढेंगे तो वह है, अर्थात सही मतलब कि जो गलत ऑप्शन है वह है, इसके तहत 1 साल तक के पुराने मुद्दे को ही उठाया जा सकता है। जी नहीं, इसके तहत हाल में कोई घटी घटना जिस पर अविलंब चर्चा करवाना जरूरी है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के सदस्यों ने कहा था कि चीन की एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी जो है कि भारत के कई हजार लोगों पर जो है कि निगरानी कर रही है, इसलिए इस पर हम स्थगन प्रस्ताव लाते हैं और चर्चा की डिमांड करते हैं। तो इस तरह से 1 साल तक के पुराने मुद्दे को लेकर इस जो बात ये कही गई है गलत है। इसके तहत वही मुद्दा लाया जा सकता है जो कि अभी हाल ही में चर्चित हो, और साथ ही साथ वह जो है कि लोक महत्व का हो, अर्थात लोगों से जुड़ा हो, देश की सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो इस तरह के जब प्रावधान होंगे तभी क्या होगा, स्थगन प्रस्ताव ला सकते। तो ये बाकी ए, बी और जो डी विकल्प हैं बिल्कुल सही लिखे हैं, और ये जो सी विकल्प है ये क्या है, गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किसी बैठक में स्थगन प्रस्ताव उसी दिन के बैठक के लिए कितने बजे तक देना होता है। पहला विकल्प 8 बजे तक, दूसरा विकल्प 9 बजे तक, तीसरा विकल्प 10 बजे तक, और चौथा विकल्प 11 बजे तक। इजी प्रश्न है, फैक्चुअल है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर है वो 10 बजे तक। अर्थात मान लीजिए, जैसे कि आपको पता है कि बैठक से तात्पर्य क्या है, एक सुबह की पाली में बैठक होगी, एक शाम के पाली में बैठक होगी। तो आज अगर आप चाहते हैं कि आज जो बैठक होगी सुबह या शाम वाली, उसमें आपका जो स्थगन प्रस्ताव उस पर चर्चा हो, तो आपको 10 बजे से पहले तक क्या कर देना होगा, आपको जो है कि अपना प्रस्ताव देना होगा, और फिर जो पीठासीन अधिकारी हैं वह देखेंगे इस पर चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो 10 बजे तक का ही आपको समय होता है। अगर उसके बाद देते हैं तो दूसरे दिन के लिए वह मान लिया जाता है, उस दिन के लिए नहीं माना जाता। इस तरह से सी आंसर हमारा होगा। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह है, WWF के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। कोई कथन क्या है, असत्य है, उसका आपको चयन कर लेना है। पहला, यह एक गैर सरकारी संगठन है। दूसरा, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, जिसका मुख्यालय इंग्लैंड में है। तीसरा, यह हर साल लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट का प्रकाशन करता है। चौथा, यह संस्था वन्य जीव के संरक्षण एवं पर्यावरण पर पड़ने वाले मानवीय प्रभाव की चर्चा करता है। अब आपको बताना है कि आखिर कौन सा जो कथन है, कौन सा जो विकल्प है वह गलत है। इजी प्रश्न है। पहला जो इसका ऑप्शन है कि यह गैर सरकारी संगठन है, बिल्कुल सही। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ये भी सही। इसमें जो सी विकल्प है कि इसमें लिखा है यह हर साल लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट का प्रकाशन, नहीं, हर साल नहीं, हर 2 साल पे प्रकाशन करता है। तो इस तरह से सी विकल्प क्या हुआ, गलत हुआ। डी विकल्प जो लिखा हुआ है वो सही। अगला प्रश्न जो है, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो पहला विकल्प, हाल ही में प्रकाशित यह रिपोर्ट लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट का 16वां संस्करण था।
दूसरा विकल्प, इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में कशेरुक प्रजातियों की आबादी में बड़े पैमाने पर गिरावट हुई है। तीसरा विकल्प, इस रिपोर्ट में लिविंग प्लेनेट इंडेक्स का भी इस्तेमाल किया गया है। चौथा विकल्प, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 12% स्तनधारी जीव, 3% पक्षी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। अब आपको बताना है कि आखिर इसमें से जो गलत है वह कौन सा है। तो अगर एक एक करके कथनों पर विचार करें तो जिसको जो पहला जो विकल्प है वो गलत है। इसमें लिखा है हाल ही में प्रकाशित यह रिपोर्ट लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जो आई है ये 16वां संस्करण नहीं, ये 13वां संस्करण है। और बाकी जो विकल्प लिखे हैं वो बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। तो अगर यहाँ पर 16वें की जगह 13वां होता तो ये विकल्प सही होता, क्योंकि यहाँ पर एक असत्य कथन डाला ही गया है। तो ये जो 16वां विकल्प लिखा हुआ है ये गलत है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। वर्तमान समय में जल संकट एक वैश्विक समस्या है, लेकिन भारत के लिए एक बड़ा संकट है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार जल्द ही भारत में पानी की मांग उसकी आपूर्ति के दोगुनी हो जाएगी। यह समयावधि कब तक बताई गई? तो देखिए एक रिपोर्ट आई थी और रिपोर्ट वही थी लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 और उसी में यह डेटा दिया गया था। तो इसमें देखिए क्या है विकल्प, ए है 2024, बी 2026, सी 2028, डी है 2030। तो अगर आप इस पर अगर आपको जानकारी होगी या आपने जल संकट को पढ़ा होगा तो ये जी था। इसका जो सही आंसर है वह है डी 2030। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर वह है, आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन 2020 में संशोधन कर, अर्थात जो आवश्यक वस्तु अधिनियम था उसमें अभी संशोधन किया गया है। आपको पता है उसी को लेकर मतलब उसके साथ अन्य जो बिल हैं उनको लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है, तो ये काफ़ी चर्चा में बना हुआ था। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन 2020 में संशोधन कर किन किन वस्तुओं को आवश्यक वस्तु की सूची से बाहर कर दिया गया? पहला दलहन, दूसरा तिलहन, तीसरा प्याज, चौथा आलू, पांचवा जो है कि अनाज। अब आपको क्या करना है, सही कूट का चयन करना। तो आपके पास देखिए ए बी सी डी विकल्प हैं और इनमें से आपको डिसाइड कर लेना है कि किन किन वस्तुओं को बाहर किया गया। अगर आपके हिसाब से सभी वस्तुओं को अर्थात आपने आंसर ऑप्ट किया है डी तो बिल्कुल सही है। दलहन, तिलहन, प्याज, आलू, अनाज को क्या किया है, आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया गया है। और इसी को लेकर क्या है, किसान भी और व्यापारी जो छोटे व्यापारी हैं वो भी नाराज हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह है, एपीएमसी एक्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं। पहला जो कथन है 1950 के दशक के बाद कई राज्यों ने इसे लागू किया था। दूसरा, इसका एक प्रमुख उद्देश्य किसानों के अनाजों एवं साहूकारों एवं ऐसे लोगों से सुरक्षा प्रदान करना था जो खेत से ही अनाज उठा लेते। तीसरा कथन, एपीएमसी मंडियों में अनाज की बिक्री कमीशन एजेंटों के माध्यम से होती। अब आपको क्या बताना है, उपरोक्त कथनों में से असत्य कथन या कथनों के कूट का आपको चयन करना है। तो आपको यह बताना है कि कौन सा कथन जो है कि असत्य है। तो आपके पास विकल्प है कोई नहीं, और दूसरा है केवल 2, केवल 3, केवल 1। आपको बताना है, आप पहले विकल्प देख लीजिए, मतलब जो आपके कथन है उनको फिर से ध्यान से देख लीजिए, फिर उसके बाद आंसर आपके पास होगा। तो देखिए इसमें लिखा है कि 1950 के दशक के बाद कई राज्यों ने इसे लागू किया था, बिल्कुल सही है। इसका जो दूसरा कथन है कि प्रमुख उद्देश्य किसानों का जो अनाज था वह उनके पास रहे, वह एक जाकर एक स्थान पर बेच सकें, कोई दूसरा व्यक्ति या साहूकार या कोई भी जमींदार आके उनके खेत से उठवा ना ले, इस तरह से सुरक्षा करने के लिए किया था। और ये भी है कि एपीएमसी जो मंडियां होती हैं, जो वहाँ पर कमीशन एजेंट होते हैं, वो अपना कमीशन लेते हैं और वहाँ पर बोली लगाने वाले व्यापारी आते हैं जिनको आप सामान बेच सकते हैं। तो तीनों विकल्प सही हैं। हमें यहाँ पर चुनना था सत्य कथन, तो कोई भी असत्य कथन नहीं है, आंसर होगा ए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है, हाल ही में लोकसभा से पारित कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020 के संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना है। कीजिए असत्य कथन का चयन। अब देखिए आपके पास चारों विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें है, इसके माध्यम से लाइसेंसधारी एजेंटों को कृषि उत्पाद बेचने के संदर्भ में बाध्यता को कम किया गया। दूसरा, एपीएमसी मंडियों के बाहर कृषि के मुक्त आवागमन की बात की गई। तीसरा, किसानों के उत्पाद की
किसानों के उत्पाद की बिक्री पर लगान या उपकर को 1% तक सीमित किया है। डी, इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का भी प्रस्ताव है। अब आपको बताना है कि कौन सा ऐसा जो है कि विकल्प है जो गलत है। तो इसका बाकी सभी विकल्प सही हैं सिवाय सी को छोड़। इसमें लिखा है किसानों के उत्पाद की बिक्री पर लगान या उपकर को 1% तक सीमित किया जी नहीं, इसमें कहा गया है कि किसानों की बिक्री पर कोई लगान या उपकर नहीं लगाया जाएगा। और इसमें बात क्या लिख देंगे 1%, इस वजह से क्या हो गया, गलत हो गया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वो भी क्या है, अभी जिसको लेकर विवाद चल रहा है, जिन विधेयकों को लेकर, उसी के संदर्भ में है कि मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020 के संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना। स्वाभाविक अगर आपको विधेयक के विषय में पता है तो कथन क्या, असत्य कथन चुनना आसान हो जाएगा। पहला है इसके माध्यम से नए मध्यस्थों को नियुक्त किया जाएगा। बी विकल्प है कृषि उत्पाद को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की बात की गई है। सी, कृषि बाजार की आधारभूत संरचना को मजबूत किया जाएगा, यह कहा गया है। डी, यह विधेयक बाजार के उतार चढ़ाव से किसानों को संरक्षित करता है। अब आपको बताना है कि आखिर इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो असत्य है। तो इसमें जो पहला विकल्प है यही क्या है, असत्य है। इसमें लिखा है कि इसके माध्यम से नए मध्यस्थों को नियुक्त किया जाएगा, ये गलत है। बात यह है कि जो एपीएमसी कानून था उसमें तो मध्यस्थ एजेंट थे ही, उनको हटाने के लिए कि व्यापारी किसान से डायरेक्ट जोड़ सकें, उसके लिए प्रावधान किया गया। तो ये विकल्प क्या है, गलत है। बाकी जितने विकल्प लिखे सब सही। इस पर मैंने अभी देखिए जो मेरा लास्ट वीडियो था वो इसी टॉपिक पर था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह है वर्ष 2006 में किस राज्य ने अपने यहाँ से एपीएमसी एक्ट को समाप्त कर दिया था जिसकी वजह से किसानों को नुकसान हुआ था। उसी राज्य के अनुभव के आधार पर हाल ही में किसान एपीएमसी एक्ट के प्रावधानों को शिथिल करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर, अर्थात कोई एक राज्य है जिसने वर्ष 2006 में अपने यहाँ से एपीएमसी एक्ट को के जो प्रावधान है उसको समाप्त कर। तो आपके लिए काफी इजी है, आंसर क्या होगा, बिहार, बी विकल्प सही। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। वर्तमान समय में भारत चीन तनाव के संदर्भ में बार बार डोकलाम की भी चर्चा हो रही है। डोकलाम के संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना है। अब कर लेते हैं चयन, आपके लिए तो काफी इजी होगा। डोकलाम तो काफी जो है कि चर्चित मुद्दा है। यह भारत, भूटान एवं चीन के बीच एक ट्राई जंक्शन है। दूसरा, यह नाथुला दर्रा से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर। सी, यहाँ पर यदि चीन नियंत्रण कर लेगा तो चिकन नेक को अवरुद्ध कर सकता है। डी, वर्ष 2017 में चीन यहाँ हवाई पट्टी का निर्माण कर रहा था जिससे तनाव बढ़ गया था। आपके लिए काफ़ी इजी होगा, काफ़ी, क्योंकि मैंने इस पर आपको पूरा जो है कि भारत चीन संबंधों को जब मैंने डील किया तो काफ़ी तरीके से वो इसको बताया भी था कि आखिर भारत जो है कि डोकलाम वाले इशू में क्यों बीच में आया था। तो इसका जो सही मतलब हम असत्य कथन चुनना है वह है डी। इसमें लिखा है कि वर्ष 2017 में चीन यहाँ हवाई पट्टी का नहीं निर्माण कर रहा था, सड़क का निर्माण कर रहा था। और सड़क का निर्माण इसलिए कर रहा था ताकि वो भूटान की सेना या भूटान की बाउंड्री तक पहुंच सके। उसका उद्देश्य यहाँ पर हवाई पट्टी बनाना नहीं था, अपनी आर्मी के लिए सड़क बनाना था। दोनों क्या है, अलग अलग चीजें हैं। तो इस तरह से डी विकल्प क्या है, सही है। बाकी जो ए बी सी विकल्प लिखे हैं ये सही। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, वह है भारत चीन सीमा पर गोलाबारी या हथियारों का प्रयोग न करने के संदर्भ में निम्न में से किस वर्ष का समझौता दोनों देशों के मध्य नहीं। अर्थात इसमें से 3 ऐसे जो वर्ष हैं जिसमें जो है कि भारत चीन सीमा पर गोलाबारी या हथियारों का प्रयोग ना करने की बात कही गई है। कोई एक ऐसा वर्ष है जिसमें ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ। विकल्प है 1987, दूसरा है 1993, तीसरा है 1996 और फिर उसके बाद है 2005। तो आपने ये इसको डिसाइड कर लिया होगा। इसका जो असत्य है जिसमें कोई समझौता नहीं हुआ था वह हुआ था 1987 में। आपको पता है 1993, 96 और 2005 में इस प्रकार के समझौते हुए हैं। 1987 में ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था। अगला प्रश्न जो आपका लास्ट प्रश्न है, भारत ने तिब्बत को सर्वप्रथम किस वर्ष लिखित रूप में चीन का स्वायत्त प्रदेश स्वीकार किया था।
आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वह है बी अर्थात 1954। और इसी समय पंचशील का हमने जब सिद्धांत बनाया था, समझौता किया था, उसी समय हमने मान लिया था। और ये हमारी बहुत बड़ी गलतियों में से एक गलती थी, क्योंकि हमने जो भारत और चीन के बीच में एक बफर स्टेट था उसको खो दिया, और उसी के वजह से आज चीन हमारी सीमा तक प्रवेश कर गया। आई होप आपको प्रश्न जो है कि अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।